everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this video lecture is regarding one of the important concept related to ATP, and the concept is chemical basis for the large free energy change associated with ATP hydrolysis. मीन्स जब ATP की हाइड्रोलिसिस होती है और ATP ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन के दौरान लार्ज फ्री एनर्जी चेंज होता है. बट व्हाट इज द केमिकल बेसिस फॉर द लार्ज फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विथ ATP हाइड्रोलिसिस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. इवन गेट एक्सेल के 2023 पेपर्स में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है. सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. सो फ्री एनर्जी चेंज फॉर ATP हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो ये लार्ज एंड निगेटिव होता है. एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ATP हाइड्रोलिसिस का जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो -30.5 किलो जूल पर मोल होता है, विच इज लार्ज एंड निगेटिव वैल्यू. बट व्हाट इज द केमिकल बेसिस फॉर दिस लार्ज एंड निगेटिव वैल्यू? ATP की अगर बात करें तो ATP को क्या बोलते हैं? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजिनस बेस एंड सेकेंड वन इज द शुगर जो कि पेंटोज शुगर होता है, ये राइबोज शुगर होते हैं, एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इट इज ट्राइफॉस्फेट. सो दिस इज द नाइट्रोजिनस बेस जो कि एडेनिन है, एंड दिस इज पेंटोज शुगर जो कि राइबोज है, एंड दीज 3 आर फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड से लिंक्ड है, एंड दिस वन इज द ईस्टर लिंकेज. ये क्या है? ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है. बेसिकली ये ईस्टर लिंकेज है लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस है इसलिए इसको फॉस्फो ईस्टर लिंकेज भी बोलते हैं. सो एट फिजियोलॉजिकल pH ATP की अगर बात करें तो ATP चार्ज्ड कंडीशन में होता है. चार्ज्ड कंडीशन मीन्स ये आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. जो फॉस्फोरिक एसिड पे ये OH होते हैं वो H+ के फॉर्म में रिलीज होते हैं. सो दीज आर द निगेटिव चार्जेस ऑन द फॉस्फोरिक एसिड, और इसीलिए एट फिजियोलॉजिकल pH ATP -4 के फॉर्म में होते हैं. -4 रिप्रेजेंट्स 4 निगेटिव चार्जेस. दिस इज द फर्स्ट निगेटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज, थर्ड निगेटिव चार्ज एंड फोर्थ निगेटिव चार्ज. अब जब ATP की हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब ATP की हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं, सो दिस इज द टर्मिनल फॉस्फोरिक एसिड. ये क्या है? ये टर्मिनल फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. वाटर को स्ट्रक्चर वाटर के अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये H2O होता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. और जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं ATP का तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इस टर्मिनल फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फोरस पे अटैक करता है, और जब टर्मिनल फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फोरस पे अटैक करेगा तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे. इससे क्या होगा? सो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस जो होंगे वो कम होंगे. ATP4- जो है इसमें 4 निगेटिव चार्ज है, और 4 निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा. क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होंगे. किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होंगे? ये जो निगेटिव चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होंगे. मीन्स ये जो फॉस्फोरिक एसिड पे निगेटिव चार्ज हैं इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा. लेकिन जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक फॉस्फोरिक एसिड जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अमंग द निगेटिव चार्जेस ऑन द फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीव्ड. अब इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है. ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एक फॉस्फोरस से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है तो ये चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये बॉन्ड हो, चारों बॉन्ड में क्या होंगे?
डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होगी। मीन्स ये चारों बॉन्ड में इक्वल स्ट्रेंथ होगा, किस चीज का, डबल बॉन्ड बनाने का। सो ये रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबिलाईज कर देता है। एंड दिस रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इस फॉर्म में भी होता है, बट बहुत ही कम होता है जब वो ATP4- के फॉर्म होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबिलाईज कर देता है। सो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो रिलीज हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये ADP-2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और जब ADP-2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो ये रीडली आयोनाइज होता है। क्या होता है, ये रीडली आयोनाइज होता है। मीन्स रैपिड आयोनाइजेशन ATP4- में नहीं होता है, रैपिड आयोनाइजेशन ADP-2 में होता है, क्योंकि यहाँ पे H अटैच है। तो जब ये आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H+ एंड ADP-3। क्या बनाएगा, H+ एंड ADP-3। सो रैपिड क्लीवेज ऑफ फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड अकर्स ओनली व्हेन कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम। क्यों, क्योंकि इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड की जो हाइड्रोलिसिस होती है उनकी फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस -30 किलोजूल पर मोल होता है। और इतना लार्ज निगेटिव फ्री एनर्जी चेंज होने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं। ये तभी होंगे जब एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होगा। क्यों, क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंजाइम। सो जब भी एंजाइम से कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे तभी ATP की हाइड्रोलिसिस होगी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फ्री एनर्जी चेंज कितना होता है, -30.5 किलोजूल पर मोल। बट अंडर बायोलॉजिकल कंडीशन ये वैल्यू चेंज होता है। क्यों, क्योंकि ADP का कंसंट्रेशन, ATP का कंसंट्रेशन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन सेल्स में चेंज होते हैं। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन बायोलॉजिकल कंडीशन में जो सेल्स में इनका कंसंट्रेशन होता है वो 1 मोलर से काफी कम होता है। सो अंडर सेलुलर कंडीशन या बायोलॉजिकल कंडीशन free energy change of ATP hydrolysis is not this, it is other than -30.5 किलोजूल पर मोल। बट वहां भी लार्ज निगेटिव वैल्यू ही होते हैं। सो रैपिड आयोनाइजेशन किसका होगा, रैपिड आयोनाइजेशन ADP-2 का होगा, ATP4- का नहीं होगा। एंड वैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें ATP एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर का काम करता है, उसमें उस एंजाइम के लिए जो ट्रू सबस्ट्रेट होता है वो ATP4- नहीं होता है। ATP4- नहीं होता है, वहां पे ट्रू सबस्ट्रेट क्या होता है, ATP-2 होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का ट्रू सबस्ट्रेट ATP4- नहीं है बल्कि ATP2- है। क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम आयन इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है तो ATP4- का निगेटिव चार्ज क्या करता है, सिल्ड करता है। मींस निगेटिव चार्ज सिल्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। MgATP-2 is the true substrate of enzyme catalyzed reaction। मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए जो ट्रू सबस्ट्रेट होंगे वो क्या होंगे, MgATP-2 होंगे। सो साइटोसोल में मैग्नीशियम आयन होते हैं जो कि ATP एंड ADP से बाइंड करता है। सो जो ATP का हाइड्रोलिसिस होता है वो ATP का हाइड्रोलिसिस ATP4- का नहीं होता है, वो होता है ATP2- का। So the relevant delta G is therefore for that MgATP-2 hydrolysis। Now the important concept is what are the factors जो कि ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। वो कौन से फैक्टर हैं जो ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इसी फैक्टर पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है,
चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जो होता है, जब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है इस फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड का, तो उससे क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 निगेटिव चार्ज होते हैं ADP-2 में। तो इससे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, क्योंकि ATP4- में 4 निगेटिव चार्ज हैं और 4 निगेटिव चार्ज की वजह से इन चारों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और जब इस फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होगा, रिलीव होगा, क्योंकि ADP-2 में सिर्फ 2 निगेटिव चार्ज हैं। तो ATP4- के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कम किस में होगा, ADP-2 में। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबिलाईज कर लेता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को रिलीव करता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किसके बीच होते हैं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज अमंग द 4 निगेटिव चार्जेस ऑन ATP। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर कर रहा है, दैट फैक्टर इज चार्ज सेपरेशन, जो कि 4 निगेटिव चार्जेस ऑन ATP के अमंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होते हैं उसको रिलीव करता है। सेकेंड फैक्टर की अगर बात करें तो सेकेंड फैक्टर इज द रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है, इस रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इज द अनदर फैक्टर दैट फेवर्स ATP हाइड्रोलिसिस। और ये रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ परमानेंटली एसोसिएटेड नहीं होता है, ये चारों ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और ये चारों बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सो अभी तक हमने कितने फैक्टर पढ़े, अभी तक हमने 2 फैक्टर पढ़े जो ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। पहला फैक्टर चार्ज सेपरेशन, दूसरा फैक्टर रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। थर्ड फैक्टर की अगर बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट ADP-2, ADP-2 रैपिडली आयोनाइज हो जाता है, इमीडिएटली आयोनाइज हो जाता है और ये आयोनाइज होकर 2 प्रोडक्ट बनाते हैं H+ एंड ADP-3। और ये रिडली आयोनाइज क्यों होते हैं, क्योंकि मीडियम में बहुत ही लो H+ कंसंट्रेशन होते हैं एट pH 7, क्योंकि जो बायोलॉजिकल pH होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल pH होते हैं, दैट इज अराउंड 7, और 7 का अराउंड जब pH है तो वहां पे H+ क्या है, कम है, तो ADP-2 क्या होगा, इमीडिएटली आयोनाइज होगा। सो थर्ड फैक्टर जो कि ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है, दैट इज इमीडिएट आयोनाइजेशन ऑफ ADP-2, नॉट ATP-4। नाउ द फोर्थ फैक्टर की अगर बात करें जो कि ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है, दैट इज ग्रेटर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। और ये ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा, ATP का होगा या ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का होगा, ये होगा ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। सो ATP के कंपैरिजन में ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है, ग्रेटर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होता है, जो कि फर्दर स्टेबिलाईज करता है प्रोडक्ट्स को रिलेटिव टू द ATP। सो ये 4 फैक्टर हैं जो ATP हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, चार्ज सेपरेशन, सेकेंड फैक्टर क्या है, रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, थर्ड फैक्टर क्या है, इमीडिएट आयोनाइजेशन ऑफ ADP-2, एंड द फोर्थ फैक्टर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन फॉर द प्रोडक्ट्स दैट इज ADP या ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज कंपेयर टू ATP। सो ये 4 फैक्टर की वजह से ATP हाइड्रोलिसिस फेवर किया जाता है, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड ए रीजन फॉर दिस इज, इसका रीजन क्या है, मीन्स ATP
का फॉर्मेशन होता है किस चीज से? एटीपी अगर हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे? एटीपी। सो वो फैक्टर जो एटीपी हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है वो क्या फैक्टर थे? वो 4 फैक्टर थे। फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो चार्ज सेपरेशन, सेकंड फैक्टर की अगर बात करें तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, एंड थर्ड फैक्टर की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन ऑफ ADP-2, एंड फोर्थ फैक्टर की अगर बात करें तो ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो एटीपी का फॉर्मेशन एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों नहीं है? पहला रीजन क्या है? एटीपी रिडली आयनाइजेस, एटीपी रिडली आयनाइज नहीं करता है। रिडली आयनाइज कौन करता है? ADP-2। सेकेंड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन एटीपी इज लोअर देन दैट इन एडीपी। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की अगर बात करें तो एटीपी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडीपी। थर्ड रीजन की अगर बात करें तो एटीपी इज बेटर हाइड्रेटेड देन टोटल हाइड्रेशन लेवल ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो हाइड्रेशन होता है वो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटीपी। फोर्थ फैक्टर क्या है? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ पीओ बॉन्ड इन पीआई इज हायर देन दैट इन एटीपी, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो वह फैक्टर जो एटीपी हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है वही फैक्टर है जिसकी वजह से एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे आंसर रॉन्ग है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस इन द इंटैक्ट इरिथ्रोसाइट। एटीपी हाइड्रोलिसिस का जो डेल्टा जी होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वो कितना होता है? -30.5 किलोजूल पर मोल, बट अंडर सेलुलर कंडीशन डेल्टा जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द -30.5 किलोजूल पर मोल एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज डेल्टा जीपी, जो कि मच मोर निगेटिव है डेल्टा जी से, और इनका वैल्यू होता है -50 to -65 किलोजूल पर मोल। और डेल्टा जीपी को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन पोटेंशियल। सो डेल्टा जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जीपी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। डेल्टा जीपी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्राइम नॉट प्लस RT-ln ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एटीपी का कंसंट्रेशन। डेल्टा जी प्राइम नॉट क्या है? इट इज -30.5 किलोजूल पर मोल। आरटी का वैल्यू क्या होता है? 2.48 किलोजूल पर मोल, और एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एटीपी का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इरिथ्रोसाइट की बात हो रही है तो यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा? ln 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -50 किलोजूल पर मोल। और इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप किसी का भी डेल्टा जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये 2023 गेट एक्सेल का क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट पे। So this is all about chemical basis for the large free energy change associated with ATP hydrolysis.